नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल को। इससे पहले जितनी भी क्लासेज आपकी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का भी एक भाग हो चुका है, तो उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हर एक वीडियो आपकी रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। विकल्प जो आपके पास में, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति क्रमित कवि। इस प्रश्न का उत्तर जो है उसको जानने से पहले एक इसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको सबसे पहले जान लेते हैं। जो आपका रीतिकाल था दोस्तों, उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। रीतिकाल को अगर पूछा जाए कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया था। और किस आधार पर अगर बांटा गया था, तो रीति को आधार माना गया था। ठीक है, रीति को आधार मानकर काफी बार प्रश्न पूछा गया है। रीति को आधार मानकर रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भाग आपके कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है आपका रीति मुक्त, रीति मुक्त, ठीक है। दूसरा आपका रहने वाला रीति सिद्ध, रीति सिद्ध। तीसरे की अगर बात करें तो रीतिबद्ध, ठीक है। यही आपके 3 भाग हैं दोस्तों, या फिर 3 श्रेणी कह सकते हैं। इन 3 श्रेणियों में जो है रीतिकाल को बांटा गया था। अगर हम लोग बात करें बिहारी लाल की, तो बिहारी लाल जो है वो रीति सिद्ध श्रेणी के अंतर्गत आते थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, लगभग सभी को पता होगा, इजी प्रश्न है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? रहीम, मतीराम, बिहारी या फिर देव? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहारी लाल जो थे वो मात्र अपनी एक कृति से, जिसका नाम था बिहारी सतसई, उसी से हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेंगे। किसको कहा है दोस्तों? भूषण को कहा है। ठीक है, इनका पूरा नाम था महाकवि भूषण, महाकवि भूषण। इनकी अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो महत्वपूर्ण रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनकी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बिल्कुल आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंदो, आगे कौन हवाल? उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में हैं? बताइएगा। अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर मैथिली? किस भाषा में है दोस्तों? रीतिकाल की जो काव्य पंक्तियां हैं वो ज्यादातर आपको ब्रज भाषा में देखने को मिलेगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके अगर रचनाकार की बात करें तो बिहारी की ये जो पंक्तियां हैं, किसकी हैं? बिहारी की हैं, और उनकी जो कृति है बिहारी सतसई, उससे ली गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? जितनी भी रचनाएं इसमें पूछी गई हैं वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं, बिल्कुल प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको जरूर आप लोग नोट कर लेंगे। प्रबोध पचासा के रचनाकार बताइएगा कौन है भाई? प्रश्न नंबर 4 है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा पद्माकर भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पद्माकर भट्ट। ठीक है, ये कैसा ग्रंथ है? अगर प्रबोध पचासा पूछा जाए कैसा ग्रंथ है, तो भक्ति निरूपण ग्रंथ है। कैसा है? भक्ति निरूपण ग्रंथ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? बताइएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव है। काव्य रसायन के जो रचनाकार हैं वो कौन है? देव हैं। अगर इनकी महत्वपूर्ण अन्य रचनाओं की बात करें तो भाव विलास, नोट करते हुए चलेंगे आप लोग, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, सुख सागर, तरंग, प्रेम तरंग, ये सभी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? लगभग सभी को पता होगा कितने दोहे लिखे हैं। तो बिहारी ने अभी तक जो है 700 दोहे लिखे हैं। जो इनकी कृति है बिहारी सतसई, उसमें जो है 719 दोहे देखने को मिलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लगभग 700 दोहे। चलिए अगला देख लीजिएगा। रीतिकाल के मुख्य कवियों में से है, रीतिकाल के जो मुख्य कवि हैं उनमें से जो है कौन है, इनमें से
खुसरो, पलटूराम, रहीम या फिर मतीराम। सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा। मतीराम जो है रीतिकाल के मुख्य कवियों में से हैं। अगर पूछा जाए प्रतिनिधि कवि तो आपका जो आंसर रहेगा वो जाएगा बिहारी लाल की तरफ। ठीक है, प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल थे और जो मतीराम थे ये रीतिकाल के ही कवि हैं, मुख्य कवियों में से माने जाते हैं। अगर बात करें अमीर खुसरो की दोस्तों तो ये तो आदिकाल के कवि थे। किसके? आदिकाल के कवि थे। ठीक है, अगर इसी तरह से पलटू राम की बात करें ये भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल। इसी तरह से रहीम भी जो है भक्ति काल के ही कवि थे। चलिए, प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? बताइएगा भाई, कौन सा कवि जो है रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? ठाकुर हैं, बोधा, आलम या फिर भिखारी दास। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भिखारी दास जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, ये जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं। कौन सी? रीतिबद्ध। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा कंप्लीट। तो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? बताइएगा सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। केशव दास, तो इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में। ठीक है, इसी तरह इसके बाद में बिहारी का जो हुआ था 1595 ईस्वी में। अगर मतीराम की बात करें तो 1617 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में आखिर घनानंद का जो जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये इसका जो बिल्कुल अनुक्रम सही हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न आपके हैं, नोट करते हुए जरूर चलेंगे आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? बताइए किस कवि को कहा है दोस्तों? तो कवि केशव दास को कहा है। किसको? केशव दास को कहा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? लगभग सभी को पता होगा, दोहे लिखे गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कवित्त सवैया और दोहा जो है रीतिकाल में लिखे गए थे। चलिए, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? बताइएगा भाई, शकुंतला जो नाटक है वो किसकी रचना है? वो नेवाज की रचना है। ठीक है, इसका नाम है शकुंतला नाटक, जबकि ये नाटक नहीं है। ये क्या है? ये एक काव्य ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? काव्य ग्रंथ है, एक नाटक नहीं काव्य ग्रंथ है। और इसकी रचना दोस्तों ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा, मैंने पहले ही बताया है, जितने भी रीतिकाल के काव्य ग्रंथ हैं दोस्तों, काव्य पंक्तियां हैं जो भी काव्य की हैं, वो सभी ब्रज भाषा में अधिकतर लिखी गई हैं। ठीक है, कब रचना हुई? तो 1680 ईस्वी में। ये हर एक चीज़ आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? बताइएगा रीतिबद्ध कौन नहीं है दोस्तों? रीतिबद्ध जो है घनानंद नहीं है। और ये है क्या? तो ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं, रीति मुक्त। ठीक है, रीति मुक्त। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? बताइएगा भाई, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? अगर बात करें इसके रचनाकार की तो रचनाकार का नाम है वृंद। ठीक है, वृंद के द्वारा रचना इसकी हुई है। इसमें 700 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर, इसकी विषय वस्तु क्या है दोस्तों? तो विषय वस्तु इसकी नीति परक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति परक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? ग्वाल कवि जो हैं वो दोस्तों रीति काल के कवि हैं। ठीक है, ग्वाल कवि जो है किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? जयसिंह के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बिहारी लाल। इस प्रश्न का भी उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? बताइएगा, काफी बार पूछा गया है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है या फिर आदिकाल को जयकाल किसने कहा है। सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमाशंकर शुक्ल। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, इनका नाम रामशंकर नहीं रमाशंकर शुक्ल है। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाता है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेंगे। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न आपका है, काव्य विवेक के रचनाकार बताइए। काव्य विवेक के जो रचनाकार हैं दोस्तों उनका क्या नाम है? चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि की ये रचना है काव्य विवेक। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। दोहा निम्नलिखित में से किस कवि का है? बताइएगा भाई किस कवि का है? तो बिहारी का दोहा है। ये बिहारी का दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। किसका है? तो बिहारी लाल का है। चलिए
अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? बताइएगा, रीतिकाल में जो है किस रस की प्रधानता रही है? ऑप्शन आपके पास में श्रृंगार रस, भक्ति, शांत या फिर रौद्र। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। ठीक है, चलिएगा, इसीलिए जो है इसको श्रृंगार काल भी कहा गया है। अगर पूछा जाए श्रृंगार काल किसने कहा है, तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। श्रृंगार काल जो है इसको किसने कहा है? श्रृंगार काल, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इनका जो है पूरा नाम है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 21। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? बताइएगा भाई, देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख इसमें किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में दोस्तों कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है और ये रचना किसकी है? तो रचना है कवि भूषण की, और इसमें कितने अलंकारों का? तो 105 अलंकारों का जो है इसमें निरूपण हुआ है। कौन कौन से हैं 105 अलंकार? 99 आपके अर्थालंकार हैं, 99 क्या है? अर्थालंकार, प्लस 4 आपके शब्दालंकार हैं, शब्दालंकार। ठीक है, और एक आपका जो है 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार हैं, चित्र और शंकर। इनकी रचना कितनी है? 2 है, तो कुल जो है 105 अलंकारों का इसमें निरूपण हुआ है। चलिए, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जितने भी प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। इतना आप लोग नहीं याद रखेंगे कौन कौन से अलंकार हैं, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मोटा मोटा इतना जरूर याद रखेंगे, 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? बताइएगा भाई, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? इसका उत्तर अभी आपको मिल चुका होगा अगले प्रश्न में। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपका है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? बताइएगा भाई, अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। इसके एक ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, अंधकार काल और प्लस त्रिलोचन, यानी कि दोनों का संबंध आंख से ही है, तो ये एक ट्रिक के तौर पर आप लोग याद रख सकते हैं, कभी भी भूलेंगे नहीं इस पॉइंट को। चलिए, किसने कहा है भाई? अंधकार काल जो है रीतिकाल को त्रिलोचन ने कहा है। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र, गुरु और मंत्री कौन थे? बताइएगा भाई, ओरछा नरेश के जो दरबारी कवि थे और गुरु थे और मंत्री थे, कौन थे? प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केशवदास थे। कौन थे? तो केशवदास थे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? बताइएगा, कौन सी रचना सेनापति की है? दोस्तों सेनापति की जो 2 मुख्य रचनाएं हैं उनको सबसे पहले देख लीजिएगा। 2 जो मुख्य रचनाएं उसकी हैं, उनको ग्रंथ हम लोग कह सकते हैं। तो कवित्त रत्नाकर, ठीक है, एक है काव्य कल्पद्रुम, कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर। दूसरी इनकी जो रचना है वो कौन सी है? वो है काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम। ये इनकी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेनापति की जो 2 महत्वपूर्ण रचनाएं मैंने बताई, इनको आप लोग नोट कर लेंगे, या तो फिर इससे प्रश्न आएगा या फिर इस रचना से प्रश्न आएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों इनकी, कवित्त रचनाकर, तो इसमें जो है पूछ लिया जा सकता है आपसे कि इसमें कितने छंद हैं? तो 394 छंद हैं। इसमें कितने छंद हैं? 394 छंद हैं। किस चीज़ का वर्णन हुआ है? तो राम कथा का वर्णन हुआ है। कुछ चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको जरूर जो है नोट कर लेना चाहिए, राम कथा का वर्णन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताइएगा भाई, किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा, रुद्रशाह या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकूट के जो राजा थे रुद्रशाह सोलंकी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, राजा रुद्रशाह सोलंकी, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। चित्रकूट के राजा थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइएगा, रीतिकाल के उस कवि का नाम जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं? कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? पद्माकर, भूषण, बिहारी लाल या फिर घनानंद? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, महाकवि भूषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाकवि भूषण है जो वीर रस में अपनी कविताएं लिखते थे और रीतिकाल के ये कवि हैं।
अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? बताइएगा ललित ललाम जो है वो किसका ग्रंथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतीराम का ग्रंथ है। ये कब लिखा गया था? तो 1664 ईस्वी का ये ग्रंथ है। कब का है? 1664 ईस्वी का है। अलंकार निरूपण ये भी ग्रंथ है। कौन सा है? अलंकार निरूपण। चलिए अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किन्हें माना है? बताइएगा भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किन्हें माना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीति काल का जो प्रवर्तक है वो है चिंतामणि। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके लिए मैंने इसको छोड़ा है। और इसके बाद में जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कवियों में से रीत मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इसका जो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में एक और प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? कुल 3 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास की हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।